ये वर्ण देखिए, तो इसका उच्चारण क्या है? ड़। ये हिमाचल में भी ड़ जो है हम बोलते हैं अपनी भाषाओं में, लेकिन लिखने में देवनागरी में हमें दिक्कत आती है, जिसको हम ज्ञ बोलते हैं। हमें ज्ञ पढ़ाया गया, ज्ञ से ज्ञानी। तो असल में ये बना किससे है? ये ग से नहीं बना है, ग और य से नहीं बना है। ये आधे ज और पूरे ञ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ञ, उससे बना है। आधा ज और पूरा ञ, तो क्या हुआ? तो केवल ज्ञानी को हम ज्ञानी भी बोल देते हैं। बाबा रामदेव जी को सुनेंगे आप तो ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। ये श और इस श के उच्चारण में अंतर ये है कि ये नीचे शलगम वाला श जो है इसको श करते हैं और षटकोण वाले श को श करेंगे, श। इतना अंतर है इसमें। तो ये आधा क और श मिलकर के क्या बन गया? क्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया और आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं, संयुक्त वर्ण। तो थोड़ा सा भाषा के विषय में चर्चा करेंगे और उसके बाद संयुक्त वर्ण पर मैं आऊँगा। और आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरी देखें और आप भी सीखें कि संयुक्त वर्ण क्या होते हैं और अपने बच्चों, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान हो सके कि ये संयुक्त वर्ण क्या है। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों, असल में जो ये वर्ण हैं, वर्णमाला है, वो किसी भाषा का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि भाषा अपने भाव व विचार प्रकट करने का साधन है। यानी अपने भाव और विचार दूसरे व्यक्ति तक प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के कितने साधन हैं? तो भाषा के 3 साधन हैं। आप देखिए, भाषा के 3 साधन हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इन्हीं 3 साधनों से हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मौखिक बोल करके, और लिखित लिख करके, और सांकेतिक जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, उनको हम संकेतों की भाषा से अपने विचार उन तक रखते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। या कोई विदेशी है जो ना तो हिंदी समझ पा रहा है ना अंग्रेजी समझ पा रहा है, मान लो चीन से है, तो उनको बड़ी सारी चीज़ें हम संकेतों के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं, अपने विचार उन तक सीमित रूप से पहुंचा सकते हैं। आज के इस सत्र में हम सिर्फ लिखित पर चर्चा करेंगे और लिखित में भी जो लिपि है, लिपि में जो वर्ण और स्वर और व्यंजन हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी भाषा को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमें लिपि चाहिए। तो लिपि पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद कितने प्रकार की लिपि हैं और हिंदी भाषा को किस लिपि के द्वारा कैसे हम शुद्ध लिख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाषा का जो लिखित साधन है, यानी कि हम अपने विचार अगर लिख कर व्यक्त करते हैं, जैसे किताबें लिखते हैं या हम अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं, तो वो हमारा लिखित साधन है। तो लिखित साधन को हम कैसे प्रयोग करेंगे अपने विचार व्यक्त करने के लिए, भाषा के लिए? उसके लिए लिपि चाहिए। यानी जो लिखित रूप में जिस भाषा को हम लिखते हैं, वो साधन जो है वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास लिपि होगी। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं लिख रहा हूं, ये देवनागरी लिपि में है। जो मैं लिख रहा हूं, ये देवनागरी लिपि में है। प्रचलित
भाषाएं हैं उनमें जो प्रचलित लिपियां हैं, कुछ का मैं जिक्र करूंगा यहाँ, कुछ बता पाऊंगा यहाँ। उनमें रोमन है, अरबी है, चीनी है, देवनागरी है, बहुत सारी हैं और भी, पर मैं प्रमुख की बात कर रहा हूँ। तो जो रोमन लिपि, आपको पता कौन सी लिपि है? अंग्रेजी को जिस लिपि में हम लिखते हैं वो रोमन लिपि है। और अरबी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी, जिस लिपि में हम लिखते हैं वो लिपि अरबी लिपि है। और चीनी भाषा, चीन की जो भाषा है वो, उसकी जो लिपि है वो चीनी लिपि है। और उसके बाद देवनागरी, जिसकी हम चर्चा आज आपके साथ कर रहे हैं। तो देवनागरी लिपि जो है, किसी भी लिपि के लिए कुछ अक्षरों का समूह चाहिए जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो जो देवनागरी लिपि है उसकी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं और वो उन वर्णों को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं स्वर और फिर व्यंजन। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 14। और व्यंजन कितने हैं? 38। और कुल वर्ण कितने हुए? 52। तो दोस्तों अब ये जो मैंने यहाँ देवनागरी में लिखे हैं अंक, ये एक सेशन में देवनागरी अंक और हिंदी की जो गिनती है उनका उच्चारण उसके ऊपर भी लूँगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं और उसमें वर्णों को दो हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। 14 स्वर हैं और 38 व्यंजन हैं। इसके उपरांत ये जो 52 वर्ण हैं उनमें जो 38 व्यंजन हैं उनमें कुछ संयुक्त व्यंजन हैं जो वर्णमाला के अंदर ही सम्मिलित किए गए हैं। वो 3 संयुक्त वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। इन पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। और अन्य जो संयुक्त व्यंजन हैं वो भी आपने अवश्य देखे होंगे, जैसे ये श्र है, क्र है, द है, ध है, द्य है, क्त है, शो है, हन है, खम है, ढ्य है, व्यय है, अण्ड है, अंत है। तो मैं इन पर आपको विस्तार से अभी बताऊंगा। तो कैसे ये संयुक्त वर्ण जो हैं, ये संयुक्त व्यंजन जो हैं, ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आप देखते हैं कि ये जो संयुक्त वर्ण हैं, ये संयुक्त अक्षर हैं, ये कैसे बने हैं? संयुक्त का मतलब तो जुड़े हुए। तो आप ये देखेंगे कि जो क्ष है ये आधे क और पूरे श के साथ मिलकर के बना है। आधा क और पूरा श, क्ष। ये श भी कौन सा है? षटकोण वाला। तो इसमें इसके जो उच्चारण के में क्या अंतर है? जो दूसरा श होता है, मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ये श और इस श के उच्चारण में अंतर ये है कि ये नीचे शलगम वाला श जो है इसको श करते हैं और षटकोण वाले श को श करेंगे, श। इतना अंतर है इसमें। तो ये आधा क और श मिलकर के क्या बन गया? क्ष। आधा त और पूरा र मिलकर के बन गया त्र। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखेंगे और इस प्रकार से भी लिखते हैं, र ये नीचे बीच में है। और जो ज्ञ है ये बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इसको आप ध्यान से सुने, जिसको हम ज्ञ बोलते हैं। हमें ज्ञ पढ़ाया गया, ज्ञ से ज्ञानी। तो असल में ये बना किससे है? ये ग से नहीं बना है, ग और य से नहीं बना है। ये आधे ज और पूरे ञ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, जो पंचम वर्ण है च वर्ग का, च, छ, ज, झ, ञ,
ञ उससे बना है। आधा ज और पूरा ञ, तो क्या हुआ फिर ये ञ हो गया ना, ज हो गया ना, ज्ञ नहीं हुआ। तो केवल ज्ञानी को हम ज्ञानी भी बोल देते हैं। बाबा रामदेव जी को सुनेंगे आप तो ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, तो वो इसमें है ये सारा। तो हमें जो सिखाया गया ज्ञ सिखाया गया, आप ज्ञ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ज्ञ भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इतनी सारी जो भिन्नता रहती है, वेरिएशन जो है वो रहती है, और ये एक्सेप्ट की जा सकती है इतनी सी। हाँ ये देखिए, तो अब आधा श और ये तीन तो वर्णमाला के अंदर ही हैं, लेकिन दूसरे भी तो संयुक्त वर्ण है ना, जो मिल जाते हैं वो दूसरे भी हैं। तो जैसे ये आधा श और ये बन गया श्र, इसका शब्द हो गया श्रीमान, श्रीमान। आधा क और क्र, क्रम, इसका शब्द जो क्रम है। आधा द और व ये बन गया द्व, जैसे द्वितीय, दूसरा, ये वाला, ये वो आधा वो, यहाँ ये पूरा वो है, आधा नहीं है, द आधा है, वो पूरा है। लेकिन यहाँ लिखने जैसे लिखा है उसको देखने से ऐसा लगता है कि द पूरा है और वो आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है, द आधा है, वो पूरा है। उसी प्रकार से आधा द और ध, जैसे युद्ध हम लिखते हैं, युद्ध, बुद्ध, तो ये आधा द और ध मिल करके बनाते हैं। तो इसमें भी आपको लग रहा होगा कि ये पूरा द है और आधा ध है, लेकिन है ये उल्टा, द आधा है और ध पूरा है, लेकिन यहाँ आधा दिखाई देता है। वैसे अण, आधा अण और ड, जिसको जैसे दंड, दंड शब्द लिखते हैं, तो ये भी संयुक्त है, ये दोनों संयुक्त है। और इनमें एक चीज़ मैं बताऊं, जो जितने भी संयुक्त वर्ण हैं ये, इनकी मात्राएं दूसरी तरफ से लगती हैं, छोड़ के नहीं लगती, मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये आधा न और त, और इसका शब्द जो है, उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, कांति। जबकि जो उच्चारण में त के ऊपर छोटी की मात्रा हमें लग रही है, लेकिन लिखते कैसे, कांति। न और त से पहले है छोटी की मात्रा, मतलब इसका मतलब संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, उनकी मात्रा उन दोनों को इकट्ठी लगती है। उसी प्रकार से द और य मिल करके द्य बनाते हैं, जैसे विद्यालय। कई छात्र या अन्य और व्यक्ति भी विद्यालय को विद्यालय कहते हैं, ये ध नहीं है, ये द्य है। आधा द और य का संयुक्त वर्ण है इसमें, तो ये हो गया विद्यालय। उसी प्रकार से आधे क और त के साथ मिलकर के क्या बनता है, त। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखते हैं, ये त आ गया, ये क आ गया, तो भक्त इस प्रकार से लिख सकते हैं। कई बार शक्ति भी इसी प्रकार से लिखा होता है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, तो मैं अगले सेशन में बताऊंगा आपको। आधा श और वो श्व, श्वास शब्द बना से। आधा न और ह, न, जैसे चिन्ह शब्द इसी से बना है, तो यहाँ भी ये जो है न आधा अंदर चला गया इसके अंदर, चिन्ह। उसी प्रकार से आधा ह और म, हम, इसका शब्द ब्राह्मण या ब्रह्मा। आधा व और य, व्यय, जैसे अवयव या व्यय। आधा ढ और य, ढ्य, इसका शब्द है धनाढ्य। तो मित्रों, इनके साथ साथ कुछ वर्ण जो हैं वो गृहीत भी हैं। हर क्षेत्र
विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसको उसी उच्चारण में लिखने के लिए कुछ वर्णों को हमने गृहीत भी किया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये देवनागरी लिपि है वो हिंदी, नेपाली, मराठी भाषा को लिखने में भी प्रयोग होती है। तो वहाँ कुछ ऐसे वर्ण नहीं होते हैं जो उनकी भाषा में बोले जाते हैं। मैं जैसे बताता हूँ, अब गृहीत को कौन से है, जैसे ड़ संस्कृत में, संस्कृत की जो देवनागरी, असल में संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये जो मूल वर्णमाला है उसमें ड़ नहीं है, हो सकता है उसमें उच्चारण में नहीं होगा, लेकिन जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, जैसे गुड़ लिखना हो तो ये ड़ के नीचे हम एक बिंदी लगा देते हैं, ड़ हो गया। नहीं तो असल में क्या है, ड है ना, डो को नीचे लगा बिंदी लगा दी ड़। उसी प्रकार से ढ को नीचे बिंदी लगा दी ढ़। जैसे गढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो नहीं लिखे बोलेंगे ना हम, ये चंडीगढ़ तो नहीं लिखेंगे ना। तो चंडीगढ़ लिखने के लिए ढ़ भी हमने ग्रहित किया है ये वर्ण। उसके बाद जैसे क और ग, जैसे जो उर्दू भाषा है या दूसरी अरबी भाषा है उसमें उस से लिया गया है, क्योंकि वहाँ उच्चारण उर्दू में जैसे कागज का, जैसे क और क, अगर इसके नीचे बिंदी नहीं होगी तो क, अगर नीचे बिंदी है तो क, थोड़ा सा हल्का। उसी प्रकार से ग के नीचे अगर बिंदी है तो ये ग हो गया, नहीं तो कैसा है ग, जो बिंदी लगी ग, जैसे गजल। तो इस प्रकार से ये ग्रहित वर्ण हैं। साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्ण देखिए, इसको ये मराठी में प्रयोग होता है। ये जैसे लिटाया हुआ आठ है उसको उसके वैसा ये बनाया गया है। तो इसका उच्चारण क्या है, ड़। ये हिमाचल में भी ड़ जो है हम बोलते हैं अपनी भाषाओं में, लेकिन लिखने में देवनागरी में हमें दिक्कत आती है। तो ये यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है ड़, जैसे गलियाँ, गलियाँ तो नहीं बोलते ना हम अपनी भाषा में, गलियों में, गलियाँ बिच, तो ड़ कैसे लिखेंगे हम ये। तो इस प्रकार से मित्रों थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आप सभी के जो लिखने की अशुद्धियाँ हैं या उच्चारण की अशुद्धियाँ हैं, वहाँ क्या क्या दिक्कत आती है व्यवहारिक रूप में, उनको कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप अपने बच्चों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अगर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो आपसे एक अनुरोध मेरा रहता ही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगती है तो, और उस वीडियो के ऊपर कमेंट भी डालें अगर आपको कुछ इसमें संशय है या कुछ आप इसमें जोड़ना चाहते हैं या इसमें कोई गलती मेरे से हुई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। या कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप उसमें कमेंट भी लिखें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा आप अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो बड़ी सारी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आप तक और भी लाऊंगा। क्योंकि वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, आप तक पहुंचाना बहुत मेहनत का काम है। अगर आपके लाइक मिलेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम और नई वीडियो जो है ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।